आपकी टैक्स प्लानिंग आपकी टैक्स को बचाती है और ये पैसा आपके और देश के विकास के ही काम आता है। इसलिए टैक्स से डरिए नहीं, अपना वाजिब टैक्स भरिए। और अगर हो रही है टैक्स से जुड़ी किसी भी तरह की टेंशन तो हम हैं आपके साथ। हाजिर है टैक्स गुरु, आपका पर्सनल टैक्स गाइड जो देता है टैक्स से जुड़े हर छोटे बड़े सवाल का बहुत ही आसान और सरल अंदाज में जवाब। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आपके लिए टैक्स को आसान बनाते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट सुभाष लखोटिया जी। और इनके लिए एक ही लाइन हमेशा मेरी हिट रहती है कि टैक्स से जुड़ा कितना भी मुश्किल सवाल हो आपको मजेदार जवाब सिर्फ टैक्स गुरु में मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज किन टॉपिक्स पे रहेगा हमारा फोकस। आज हम आपको बताएंगे कि किराए पर कब लगता है टीडीएस, साथ ही में अगर पुश्तैनी जमीन जायदाद अपने बच्चों को ट्रांसफर करते हैं तो टैक्स की देनदारी क्या होगी इस पर, और राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में निवेश करके आप कैसे बचा सकते हैं अपना टैक्स। तो रहिए हमारे साथ, बचाइए अपना टैक्स। लखोटिया जी, टैक्स के कानून कहते हैं कि अगर आप किराया दे रहे हैं तो उस पर टीडीएस काटना आपकी जिम्मेदारी, यानी जो रेंट अदा कर रहा है। तो इस इनकम टैक्स प्रावधान के बारे में समझाइए और किसे टैक्स देना है, कब देना है, कैसे देना है। बहुत सिंपल है। पहले तो ये बात बिल्कुल वाजिब है, सही है कि आयकर की धारा 194 आई के तहत जो भुगतान कर रहा है किराए का, उसकी है जिम्मेदारी टैक्स काटने की। बस सबसे पहले खुशखबरी बतला दें, इंडिविजुअल और एचयूएफ इन दोनों को टैक्स नहीं काटना है किराए के पेमेंट करने पर। अन्यथा हमारे ढेर सारे लाखों करोड़ों सैलरीड एम्प्लॉइज जो एचआरए का पेमेंट करते हैं घबरा जाएंगे कि हमने तो टीडीएस आज तक नहीं काटा। पर चिंता न करें, क्योंकि इंडिविजुअल और एचयूएफ को टीडीएस नहीं काटना है, चाहे बिजनेस करें तो भी। पर हाँ, एक बात का ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपका टैक्स ऑडिट होता है, अर्थात प्रोफेशनल व्यक्ति 25 लाख से ज्यादा और बिजनेसमैन 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो, टैक्स ऑडिट हो, तब आपको टीडीएस काटने की जिम्मेदारी है। और टीडीएस भी जब काटना है जब अगर साल भर का किराया 1,80,000 रुपए से ज्यादा हो। अब अगला सवाल आता है, क्या रेट से काटे टीडीएस। टीडीएस की 2 दरें दिखाई गई है इस सेक्शन में। पहला है 10% के हिसाब से किराए का जो पेमेंट कर रहे हैं मकान के लिए, बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए, तो 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। और अगर भुगतान कर रहे हैं टीडीएस का करना है मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर आदि के किराए के लिए, तो केवल 2% टीडीएस ही काटना पड़ेगा। और अगली बात जो ध्यान रखने की है वो ये है कि आयकर की धारा 194 आई के तहत सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है, किराए का क्या है मतलब। जी हाँ, किराए की लंबी डेफिनेशन है जिसमें किराया फॉर लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग और उसके अलावा आपका चाहे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर आदि सबके लिए। और साथ ही साथ किराए का पेमेंट ये जरूरी नहीं है कि आप मकान मालिक हों। अगर आपने किसी पे रेंट पे लिया और आगे रेंट पे दे दिया तो भी आपके जिम्मेदारी ये टीडीएस की लायबिलिटी बनती है अगर आप पेमेंट कर रहे हैं रेंट का। और अब बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। पुणे से प्रकाश बोटा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते प्रकाश जी, बताइए टैक्स को लेकर क्यों परेशान हैं आप, क्या जानना चाहते हैं लखोटिया जी से। हाँ नमस्ते लखोटिया जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आपकी जानकारी से हमको काफी समस्या और दिक्कत हल होती है। और आपका जो बोलने का स्टाइल है उसका मैं बहुत फैन हूँ। स्टाइल कुछ नहीं है, ये प्यार है आपका। हाँ जी। Okay, so my question is like before a few months I have एक बार थोड़ा सा हिंदी समझ लें, हम हिंदी भी समझ लेंगे। Okay, so कुछ महीने पहले मैं यूएस ट्रैवल किया था बिजनेस वीजा पे। अच्छा जी। तो बेसिकली फॉर दैट हमारी कंपनी जो है वो हमको पर डीएम पे करती है, पर डे का $60। ठीक है, राइट। तो उसमें से यूजुअली ऑल ऑफ देम आर नॉट गेटिंग एक्सपेंडाइज, सो सब यूज होता नहीं है, तो यूजुअली कुछ बच जाता है। तो विद इन 2 मंथ्स मैंने अराउंड $2,000 समथिंग बचत किया है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया बचत की। तो उस पे मुझे क्या टैक्स
देना पड़ेगा, और यदि मुझको बचाना है टैक्स तो व्हाट आर द ऑप्शन? देखिए, एक बात तो देखिए, आपने बचत कर ली, घर वाले खुश, बीवी बच्चे खुश, माता पिता खुश, और इनकम टैक्स विभाग भी बड़ा खुश, बराबर का हिस्सेदार, क्योंकि जो बचत करके पैसे ले आए ना यहाँ पे, उस पे इनकम टैक्स लगेगा, क्योंकि अलावेंस की राशि नियम से आपके खर्चे के लिए है। अगर बचा के जो भी लाते हो उस पे टैक्स देना पड़ेगा। इसको बचाने का तरीका, बचाने का केवल एक फॉर्मूला है, खाओ पियो ऐश करो, बस बचाओ मत। बचाओगे अगर तो टैक्स देना ही पड़ेगा। चलिए, तो पहली बार लखोटिया जी ये कह रहे हैं कि बचाइए मत, खर्च कीजिए, वरना टैक्स देना पड़ सकता है आपको। बस्ती से निर्मल कुमार पाल के सवाल को शामिल करते हैं। निर्मल जी सीनियर सिटीजन हैं, अपनी जमीन जायदाद अपने बेटे और बेटी के नाम करना चाहते हैं। निर्मल जी का अनुमान है कि इनकी प्रॉपर्टी की अभी कीमत करीब 1 करोड़ होगी, लेकिन ये पुश्तैनी है, इन्होंने 1975 में खरीदी थी और जब इसे खरीदा था तो उसकी कीमत 2 लाख रुपए के आसपास थी। अब समझना चाहते हैं कि अगर अब ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो इस पर टैक्स की देनदारी कैसे होगी, और इन्हें यह भी चिंता है कि क्या इनके बेटे और बेटी पर अतिरिक्त टैक्स का बोझ पड़ जाएगा। पहले तो ये जरा समझ लें इनसे, एक तरफ ये बोल रहे हैं हमारी पुश्तैनी जमीन है, दूसरी तरफ बोल रहे हैं मैंने 1975 में खरीदी, तो इसका मतलब पुश्तैनी है या नहीं है, या खरीदी या नहीं खरीदी, जो भी है इनके पास एसेट है। नियम दोनों में सेम ही है, उत्तर सेम है। अर्थात अगर पुश्तैनी हो तो ये खरीदते हो, दोनों सिचुएशन में अपने बेटे बेटी को आज ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं, स्टैम्प ड्यूटी देके रजिस्ट्री करके, तो इसके ऊपर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी इन पर नहीं आएगी, और नहीं कोई लायबिलिटी आएगी इनके बेटे और बेटी के ऊपर। पर हाँ, केवल स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। अब पता नहीं आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये आपने बताया नहीं, गुप्त रखना चाहते हैं, तो ये बता दें एक फायदे की बात, अगर आपकी, और ये फायदे की बात आपके द्वारा अन्य हजारों लोगों को होगी, और वो ये है, अगर आपकी भी प्रॉपर्टी पूरे हरियाणा में हो कोई भी जगह, और आप जीते जीते अपने बेटे बेटी किसी रिश्तेदार को, ब्लड रिलेटिव को गिफ्ट करना चाहें, तो स्टैम्प ड्यूटी बिल्कुल नहीं लगेगा, पूर्णतया मुफ्त है और कोई टैक्स नहीं लगता, न स्टैम्प ड्यूटी भी लगती है, स्पेशली हरियाणा में। बाकी सब राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी तो लगेगी। इसलिए हम कहते रहिए हमारे साथ और काम की बात जानते जाइए। वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बताएंगे अगर एनआरआई पिता अपनी बेटी को वतन में पैसे भेजता है तो क्या होती है इस पर टैक्स की देनदारी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, जहां हम बचाते हैं आपका टैक्स और बताते हैं कि सही तरीके से आप कैसे भरें अपना टैक्स। एक काम की बात लखोटिया जी से पूछते हैं कि इनकम टैक्स कानून हमें ये कहता है कि जब किसी को टैक्स पेयर को रेंट मिलता है टीडीएस कटकर, तो उसे 30% का उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो लखोटिया जी, क्या ये जो सहूलियत है वो सभी तरह के रेंट पर मिलती है, या केवल आपको प्रॉपर्टी से जो रेंट मिल रहा है उस पर ही ये स्टैंडर्ड डिडक्शन? वाह भाई वाह, आज तो आपने सेहत अच्छी करने का कार्यक्रम कर दिया, लोगों को हंसा दिया ये बात पूछ के, क्योंकि ये पहले बता दें आयकर कानून में ऐसा नियम नहीं है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% रेंट पर सभी तरह के रेंट के ऊपर प्राप्त हो। हमारे दर्शक अब तक तो ये समझ ही गए हैं कि 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने मकान किराए पे दिया उसके ऊपर तो मिलता है, पर आज पहली बार लोगों को पता चला कि रेंट भी 9 तरह के रेंट है जिसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है। पर आपको जान के थोड़ा ये दुख होगा कि सब प्रकार के रेंट के ऊपर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसका मेन कारण ये है कि इनकम टैक्स एक्ट में अलग अलग तरह की इनकम का अलग अलग टैक्स का प्रावधान है, जैसे सैलरी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन्स, और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस इनकम, सबके अलग अलग डिडक्शंस हैं। तो अगर आपका रेंट मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, आपका मशीनरी के लिए है या फर्नीचर के लिए रेंट है, उस पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% वाला नहीं मिलेगा, वो मिलेगा केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, और उन पे मिलेगा एक्चुअल खर्चा हो, दिखलाओ और लो, अन्यथा मत लो।
और हाउस प्रॉपर्टी पे खर्चा हो नहीं हो, नया मकान हो पुराना मकान हो, हर हालत में 30% हर हालत में मिलेगा। और अब मेरे साथ फरीदाबाद से वीके अरोड़ा जी जुड़ गए हैं। टैक्स से जुड़ा सवाल है जो इन्हें परेशान कर रहा है, सुनते हैं इनका सवाल। नमस्ते अरोड़ा सर, स्वागत है आपका, बताइए क्या उलझन है सर। नमस्ते सर, मैंने 2015-16 असेसमेंट ईयर के लिए ITR 4 में रिटर्न फाइल किया था। हाँ जी। ई रिटर्न मेरे को इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1) आई है। हाँ जी। तो मेरा जो रिफंड अमाउंट था उसमें 4,680 था, उन्होंने उसको अभी ऑल प्रैक्टिकली नील कर दिया है। अच्छा जी। तो मैंने स्क्रूटनी की जो उनके 9 पेज का आता है इंटीमेशन, उसमें जो शेड्यूल 6A डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में मैं देखता हूँ, मैंने क्लेम किया था 42,500 अंडर सेक्शन 80 QQB। हाँ। ये मैंने बैंकिंग, आई एम रिटायर्ड बैंकर, मैंने बैंकिंग पे 2 बुक्स लिखी थी। ठीक है। उसमें मेरे पब्लिशर ने लंप सम पेमेंट ये की थी, कोई मेरे को उसके बाद रॉयल्टी वगैरह नहीं मिलनी है। तो ये टेक्स्ट बुक नहीं है आपकी? हाँ जी, ये टेक्स्ट बुक नहीं है ना? दिस इज नॉट ए टेक्स्ट बुक। ओके। तो अगेंस्ट 42,500 ये जो एज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 143 इनकम टैक्स में उन्होंने 20,189 अलाउ किया है। अच्छा जी। तो उसके बाद आप समझिए, आपकी बात ऑथर है, ऑथर किताबें लिखता है, एक मुश्त रॉयल्टी प्राप्त होती है, टेक्स्ट बुक नहीं है। तो आयकर कानून में 100% डिडक्शन मिलेगा। अगर आपकी रॉयल्टी की राशि साल भर में 3 लाख रुपए से कम है, आपने बतलाया कि आपकी राशि तो केवल 40-45 हजार रुपए है, ऐसी अवस्था में आप आयकर अधिकारी को पत्र लिखे और लिखें कि ये गलती हुई है, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के तहत इसको ठीक किया जा सकता है। और अब अगला सवाल बहुत दूर से आया। लखोटा जी, क्या आप जानते हैं कि विदेश में भी आपका शो देखा जाता है? प्यार है लोगों का हमारे शो के प्रति। चलिए, तो एक प्यार से भरा सवाल एक पिता का पूछते हैं। कुवैत से रमेश कोहली ने ये सवाल भेजा है। रमेश जी खुद तो NRI हैं, लेकिन इनकी बेटी यहाँ भारत में रहती है। रमेश जी की मदद से इनकी बेटी ने एक घर खरीदा है और इसके लिए पिछले 5 साल में रमेश जी अपने NRO अकाउंट से करीब 40 लाख रुपए अपनी बेटी को दे चुके हैं। अब जानना चाहते हैं कि क्या इस रकम को गिफ्ट माना जाएगा और क्या इस पर टैक्स भी देना पड़ सकता है इन्हें? बहुत खुशी की बात है, आजकल तो भारत में ये अभियान भी चल रहा है, बेटी बचाओ, बेटी का सेफ्टी देखो, करो सभी चीज। तो ऐसे में आपने पिछले 5 साल में बेटी को 40 लाख रुपए तक का पैसा दे दिया और बेटी ने एक मकान खरीद लिया। इसमें टैक्स की लायबिलिटी आपके ऊपर और बेटी के ऊपर कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद 5 साल धीरे धीरे दिया कि डरते डरते कि कहीं टैक्स लग जाए तो थोड़ा थोड़ा दूं। चिंता न करें, पिताजी अपनी बेटी को जितना चाहे एक मुश्त या अलग अलग समय जैसे चाहे दे सकते हैं गिफ्ट, कोई संपत्ति, और उसमें टैक्स नहीं लगेगा, न बेटी को न पिता को। और अब हमारे साथ अशोक अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, दिल्ली से सीनियर सिटीजन हैं मिस्टर अग्रवाल, और पूछना चाहते हैं आपसे सवाल। नमस्ते अशोक सर, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, नमस्कार जी। नमस्ते भैया। अच्छा, मेरा एक बेड एंड ब्रेकफास्ट एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें मैंने अपने लड़के को मैनेजर बनाया हुआ है। अब लड़का कितना बड़ा है? 30 साल का। अच्छा, ठीक है। अब वो उसको रन करता है, मैं उसको 20,000 पर मंथ देता हूँ प्लस 50% ऑफ द प्रॉफिट। 20,000 क्या देते हैं? सैलरी देते हैं? हाँ, सैलरी 20,000 प्लस 50% ऑफ द प्रॉफिट साल का। हाँ जी। अब मेरा क्वेश्चन ये है, उसको जो मैं देता हूँ क्या वो मेरी इनकम मानी जाएगी या लड़के की मानी जाएगी? इसलिए मैंने सबसे पहले ही आपको पूछ लिया कि बेटी की उम्र क्या है। बेटा 18 साल से बड़ा जब हो, मेजर हो जाए बच्चा और काम देखने लगे, काम एक्चुअली करे, उसे हम तनख्वाह देवें, प्रॉफिट शेयरिंग देवें, दोनों अवस्था में उसके लिए ये सैलरी इनकम कहलाएगी। ये इनकम उसकी इनकम मानी जाएगी, आपकी इनकम में बिल्कुल नहीं जोड़ी जाएगी। तो चिंता न करें, बेटे को देवें, पर एक बात का अवश्य ध्यान रखें, वो ये है कि TDA, क्योंकि ये आपका एम्प्लॉय हो गया टेक्निकली, बेटा है पर नियम से एम्प्लॉय इनकम टैक्स की भाषा में, और एम्प्लॉय के लिए अगर सैलरी साल भर में 2.5 लाख से ज्यादा होती है, सैलरी मतलब सैलरी प्लस प्रॉफिट शेयरिंग, टोटल मिला के ही सैलरी कहलाएगा,
2.5 लाख से ज्यादा होती है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उस बेटे के लिए टीडीएस काटें। धन्यवाद लखोटिया जी। और अब कोल्हापुर से रानी मराठे जी की उलझन दूर करते हैं। रानी मराठे अपनी दोस्त के लिए सवाल पूछ रही हैं। हाल ही में रानी के दोस्त का तलाक हुआ है। कोर्ट ने इस तलाक के बाद इनकी दोस्त के पति को बेटी के नाम पर एक फिक्स डिपॉजिट करने को कहा है। अब रानी ये जानना चाहती हैं कि इस एफडी के ब्याज पर टैक्स देना होगा और अगर हाँ तो ये किसकी इनकम में जुड़ेगा। इनकी दोस्त सैलरीड है और हर साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं। साथ ही फिक्स डिपॉजिट के जरिए इनको अच्छा खासा ब्याज आने की संभावना है। ऐसा है, डिवोर्स के बाद जो ब्याज की इनकम आई बच्ची के नाम में, जो माइनर बच्ची है हमारी, उसकी इनकम मदर की इनकम में जोड़ दी जाएगी। नियम तो ये है कि नॉर्मली कि माता या पिता जिसकी इनकम हो ज्यादा उसके अंदर जोड़ते जाओ, परंतु यहाँ पर तो पिता को देना पड़ रहा है डिवोर्स के तहत पैसा अपनी बेटी के लिए। तो बेहतर ये होगा कि हर साल माता की इनकम में इंटरेस्ट इनकम को जोड़ दे। में वक्त हो गया है ब्रेक का। आगे राजीव गांधी इक्विटी स्कीम की बारीकियों को समझेंगे लखोटिया जी से। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आज हम टैक्स गुरु में समझ रहे हैं कि रेंट पर टीडीएस किस तरह से कटता है, कैसी देनदारी होती है। और इसी से जुड़ा एक अहम सवाल ये है कि मान लीजिए टीडीएस कट गया, जो कि आपके इनकम टैक्स कानून कह रहे हैं कि रेंट पर इतना टीडीएस कटना है, लेकिन लखोटिया जी अगर टैक्स की देनदारी कटे हुए टीडीएस से भी कम है तो ऐसी स्थिति में क्या करें? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। कहने का मतलब भी समझ लीजिए कि अगर टीडीएस 1000 रुपये कट गया और अगर हमारा इनकम टैक्स पूरी हमारे साल भर का उसके ऊपर केवल 200 रुपये बनता है तो क्या करें? रिफंड लेवें? 1000 की बात हमने एग्जाम्पल ले, 10 लाख भी हो सकता है। 10 लाख कट गया, 1 लाख कट गया और बाद में देखा टैक्स पेएबल कम बना और रिफंड के लिए अप्लाई किया, चक्कर लगाते रहे। चिंता न करें, फायदे की बात, आयकर की धारा 197 का लाभ लें। 197 इसके तहत क्या है नियम? अगर आपका टीडीएस जितना कटना है, से 10% रेंटल पे या 2% ऑन इक्विपमेंट्स आदि पर, आपको लगता है कि मेरा टोटल टैक्स पेएबल बैंक के लोन वोन ब्याज वगैरह की वजह से काफी कम इनकम होगी और टीडीएस जितना कटा उससे कम मेरा टैक्स पेएबल है, ऐसी अवस्था में आप आयकर की धारा 197 के तहत अपने आयकर अधिकारी को लिख सकते हैं, लव लेटर बतला सकते हैं कि मेरा टीडीएस 10% कटना है, पर जरा देखिए मेरा इनकम ही इतनी होगी जिसमें टैक्स 4% बनता है या 2% बनता है। ऐसी अवस्था में आयकर अधिकारी निर्देश दे सकता है उस व्यक्ति को जो टीडीएस काटेगा कि कम टीडीएस काटो या बिल्कुल टीडीएस नहीं काटो, पर ये फैक्ट डिपेंड करेगा आपके फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस में। पर ध्यान रखें आयकर की धारा 197। और अब जयपुर से अमित झा हैं, सवाल पूछना चाहते हैं टैक्स पर। अमित जी नमस्ते, बताइए क्या परेशानी है सर? मुझे मैडम राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के बारे में पूछना था। इसमें मैडम न्यू रिटेल इन्वेस्टर का क्या मतलब है? न्यू रिटेल एक तो होते हैं जो बड़े फंड होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, या एलआईसी इन्वेस्ट करता है, या फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है, या म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है। आप और हम रिटेल इन्वेस्टर कहलाते हैं। फुटकर व्यापारी होता है, वैसे ही फुटकर निवेशक रिटेल इन्वेस्टर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करे। उसकी प्रेरणा आपको देने के लिए सरकार ने नियम बनाया कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम में साल भर में 50,000 रुपए तक मैक्सिमम निवेश करोगे तो आयकर की धारा 80CCG के तहत 50% राशि पर छूट मिलेगी। कुल मिलाकर कहने का मतलब है करीब करीब 5,000 रुपए तक बचत हो सकती है। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। और इस साल लाभ ले लिया, पसंद आया आपको ये लाभ लेना, अगले साल वापस निवेश करके और उसके अगले साल वापस निवेश करके टोटल 3 साल तक हर साल इन्वेस्ट करके ये लाभ ले सकते हैं राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम का।
और हैदराबाद के मोहन भवनम का अगला सवाल। मोहन जी ने 2008 में एक इंश्योरेंस कंपनी का पेंशन प्लान लिया था। 2015 में मोहन जी ने इस प्लान को सरेंडर कर दिया और इसके बाद इनको एक मुश्त रकम मिली है। अब जानना चाहते हैं कि क्या इस रकम पर टैक्स की देनदारी होगी या फिर पेंशन प्लान होने के चलते इस पर टैक्स नहीं लगेगा। जी हाँ, पेंशन प्लान है उसमें जरूर से टैक्स लगेगा। जो आपकी इस साल की इनकम है उसमें ये राशि जोड़ दी जाएगी, फिर जो टैक्स बनता है वो टैक्स आपका बनेगा। इसी के साथ लखोटिया जी, आज हमारे पास इतना ही वक्त था। धन्यवाद टैक्स से जुड़े इतने सारे सवालों का जवाब देने के लिए। आज के लिए हमारे साथ इतना ही, लेकिन टैक्स से जुड़ा कोई सवाल आपको परेशान कर रहा हो तो आप हमें जरूर भेजें। SMS के जरिए भेज सकते हैं अपने सवाल, टीजे लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर आप भेज सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर, और साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी भेज सकते हैं अपने सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो टैक्स गुरु में आज इतना ही। नमस्कार।